हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन कर रहे हैं वो है ड्रॉट इन अमेज़न फॉरेस्ट। अब देखा जाए तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट जून मंथ से ही ड्रॉट स्टार्ट हो गया था और ये अभी तक परसिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी इस टॉपिक की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ये ड्रॉट का इम्पैक्ट और सिवियरिटी बढ़ते जा रही है और इसके इम्पैक्ट्स ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी जो लोकल फिश ब्रीड्स हैं, लोकल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन पर, बल्कि इंसानों पर भी फील हो रही है। इसलिए इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि कैसे ड्रॉट इस बार का जो अमेज़न में हो रहा है पहले के ड्रॉट से डिफरेंट है और क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने बताया, ड्रॉट जून से ही स्टार्ट हो गया था। ये इतना सीवियर हो चुका है कि कुछ मेजर रिवर्स, जैसे एक जो सबसे ज्यादा तेजी से सूख रही है वो है रियो निग्रो रिवर। ये इतना तेजी से सूख रही, इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। लेकिन इसके बाद भी इसके अक्रॉस जितनी भी कोस्टल सिटीज हैं उसमें बहुत सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर आ गई है। इनफैक्ट इवन इस नदी के आसपास के लोगों को पानी की बेसिक नीड्स के लिए मील्स वॉक करना पड़ा है ताकि वो अपनी बेसिक वाटर नीड्स लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग वाटर को फुलफिल कर सके। तो छोटी रिवर में तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गई है। अब एक्सटेंट इस तक का है कि मास लेवल पर फिशेस और डॉल्फिन की डेथ्स रिपोर्ट की जा रही है। पर्टिकुलरली कुछ डॉल्फिन्स यहाँ पे नेटिव स्पीसीज हैं, तो माना जा रहा है कि बायोलॉजिकली या स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बहुत बड़ा हैजार्ड है। एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है जब स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल पानी में डिकम्पोज होता है, तो होता क्या है, उनका जो कार्कस रहता है वो पानी में ही सड़ने लगता है। जब ये सड़ता है तो जो वाटर है वो कंटामिनेट हो जाता है। जितने भी गैसेस उसके अंदर होंगे, नॉर्मली ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन रिच होते हैं, तो वो एमिट आउट होंगे और पानी पूरा का पूरा कंटामिनेट हो जाता है जब एक एक्सटेंट के बियॉन्ड सड़ने लगती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द वाटर बॉडी। ये इस हद तक कंटामिनेट हो गया है कि लोकल लोग इस पानी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द एक्सटेंट। अब आप एक जनरल बात सोचिए, यदि ड्रॉट जैसी कंडीशन आती है, मतलब कि पानी की सीवियर शॉर्टेज होती है, तो क्या जंगल में वाइल्ड फायर की चांस बढ़ेगी? दैट इज ऑब्वियस। तो इस वजह से साइंटिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइल्ड फायर्स वुड इवेंचुअली इंक्रीज इन अमेज़न। अमेज़न में ऑलरेडी वाइल्ड फायर्स बहुत कॉमन है, लेकिन जो कॉमन है वो ज्यादातर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से कॉमन है। इंसान जला देता है फॉरेस्ट को इंटेंशनली क्लियर करने के लिए, जो एक प्रैक्टिस होती है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसे इंडिया में अपन झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिसेस अमेज़न में बहुत कॉमन है और कई बार धोखे से भी, जैसे मैच स्टिक फेंक दिया, तो यदि वाटर कंटेंट कम रहता है तो आग बहुत तेजी से फैल जाती है। दिस इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा इन जनरल सभी के सभी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसका इंपॉर्टेंस यदि समझेंगे तो अमेज़न अभी तक का जो है लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। और एक और मेजर जो एडवांटेज है वो है इसमें बहुत एक्सेसिव फ्रेश वाटर रिजर्व है। तो यदि एक ऐसी प्लेस में जहां फ्रेश वाटर का बहुत ज्यादा रिजर्व है वो भी ड्रॉट में आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए और अर्थ के लिए एक बहुत ही घातक सिचुएशन की ओर पॉइंट कर रहा है। दैट इज द नंबर वन आइडिया। अब इसी में आप सोचो कि यदि अमेज़न ड्राई होता है और अमेज़न के ड्राई होने से यदि आग लगती है या किसी भी वजह से वो डिकम्पोज होता है, तो अमेज़न के फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोरेज है, क्योंकि अभी तक अमेज़न कार्बन डाइऑक्साइड सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करेगा और कार्बन रिजर्वियर रहेगा। लेकिन यदि ये आग पकड़ता है तो होगा क्या, Amazon will become a net releaser of कार्बन डाइऑक्साइड। ये एमिट करने लग जाएगा और ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी होगी, क्योंकि क्लोज टू 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है एंड 150 बिलियन मेट्रिक
टन्स ऑफ कार्बन इसमें स्टोर्ड है। यदि इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल क्लाइमेट के लिए वो कैटास्ट्रॉफ होगा। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कंजर्व करें। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमेज़न में ऐसा नहीं है कि ड्रॉट आना कोई नई बात है। अमेज़न में फ्रीक्वेंटली ड्रॉट्स आते रहते हैं, हर 4 से 5 साल में ड्रॉट आते हैं। इनफैक्ट यदि अपन 2021 में, बहुत पुराना नहीं, 2 साल पहले ही जाएं तो जो ड्रॉट आया था वो वन ऑफ द मोस्ट सीवियर ड्रॉट्स था। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि वो 90 साल का रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट इन अ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। बट उससे भी ज्यादा सीवियर है 2023 का ड्रॉट। अब अपन ज्योग्राफिकली समझते हैं कि ये ड्रॉट ऐसा क्या इस बार की सिचुएशन है जो इसे डिफरेंट कर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 जो हमेशा के तौर पर इंक्रीज हो रहा है वो एक फैक्टर है, वो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इंसानों की वजह से जो इंसान डैमेज कर रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट को, उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। तो ये एक मेजर कैटास्ट्रॉफ है। सबसे पहले एक फिनोमिना जो अलग है वो है एल नीनो, और दूसरा है हाई अटलांटिक टेम्परेचर। मतलब कि अटलांटिक टेम्परेचर ज्यादा हाई है। ये दोनों के दोनों फिनोमिना इंटरलिंक्ड है और अपन इसको अभी डेप्थ में समझेंगे कि कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यदि अपन नॉर्मल सिचुएशन देखें, ये सिचुएशन है नॉर्मल, जब एल नीनो नहीं होता है तब क्या होता है, साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास कोल्ड वाटर रहता है। दिस इज द ट्रेडिशनल डिजाइन। लेकिन हर 3 to 5 ईयर्स में होता क्या है, ये साइकिल ऑपोजिट हो जाती है और साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास एक वार्म करंट निकलता है जो आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसको बोला जाता है एल नीनो करंट। ये एक वार्म करंट है। अब यदि कोई भी वार्म करंट आप मानो यहां पर कोस्ट के पास है, इंपैक्ट क्या होगा, पानी गर्म करंट क्या करेगा, जो सी सरफेस टेम्परेचर है पूरा का पूरा सरफेस टेम्परेचर बढ़ा देगा। सी सरफेस टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो हवा रहेगी, एयर रहेगी, वो भी गर्म होगी और यहां से क्या होगा, एयर राइज करने लगेगी। दैट इज अ बेसिक आइडिया। जब भी एयर राइज करती है तो ऊपर जाती है एयर तो ठंडी होती है, एक पॉइंट के बाद कंडेंसेशन हो जाता है और वही रेन बनती है। तो यदि अपन देखें इन द केस ऑफ एरिया सराउंडिंग द पैसिफिक कोस्ट, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट या साउथ अटलांटिक कोस्ट, यदि अपन देखें यहां पर साउथ अमेरिकन कोस्ट में, तो यहां पर बहुत इंटेंस बारिश होगी। बट यदि इसी फिनोमिना को अपन देखें तो दिस इज द एल नीनो कंडीशन। यहां से अपन देख रहे हैं एयर उठ रही है। अब ये एयर उठ रही है तो ये दोनों तरफ एक लिमिट तक, ये लिमिट होती है ट्रोपोपॉज की, ट्रोपोपॉज तक एयर उठती है, फिर ये डाइवर्ज करके गिरती है। तो आप देखोगे इन द अमेज़न फॉरेस्ट के जो कोस्ट है वहां पर ये एयर सिंक इन कर रही है। इस एयर सिंक की वजह से क्या होता है, एयर वार्म होती है और जब भी एयर सिंक करती है तो नीचे जाते समय वो गर्म होगी और नीचे से फर्दर एयर को उठने नहीं देती है। मतलब कि इस एरिया में जहां पर अमेज़न है वहां पर बारिश होने की संभावना को, प्रेसिपिटेशन होने की संभावना को कम करते जाती है। इस वजह से जब भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है तो एक तो अपन ने देखा नीचे एयर राइज कर रही है, तो इस वजह से जब नीचे एयर आ रही है तो अटलांटिक के आसपास जितना भी वाटर रहेगा वो गर्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रेड विंड्स जो बारिश कॉज करती है, यदि अपन अमेज़न की लोकेशन देखें तो अमेज़न की लोकेशन ये करीब इक्वेटर यहां से पास होता है, तो ये ट्रेड विंड्स ऐसे जाती हैं, दोनों के दोनों ट्रेड विंड्स का फ्लो कम हो जाता है। बिकॉज क्या होता है रीजन, ऊपर से विंड राइज कर रही है तो ट्रेड विंड का फ्लो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो मॉनसून बारिश कॉज करता है अमेज़न में वो बारिश नहीं कॉज कर रहा है। मतलब कि एल नीनो फिनोमिना की वजह से ट्रेड विंड्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो रहा है अक्रॉस द अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और इसी की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश नहीं हो रही है। एक मेजर रीजन है
फॉर ड्रॉट इन अमेजॉन। सेकेंड फैक्टर यदि अपन पढ़े वो है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन कैसे इंपैक्ट करते हैं? तो तीन मेजर कारणों से ह्यूमन ड्रॉट को इंड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, और तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जो डैम्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले यदि अपन डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो सिंपल सा लॉजिक रहता है, जितने ज्यादा ट्रीज रहते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, लगातार वाटर को रिलीज करते रहते हैं। कैसे? ट्रीज पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं रूट से, ऊपर लेके जाते हैं लीव्स तक, एंड फाइनली इवापोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से जो पानी रहता है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते जाता है। तो एटमॉस्फेयर में यदि पानी होगा, यही वाटर कहीं ना कहीं इवापोरेट होके लोकल लेवल पर बारिश कॉज करता है। तो फ्रॉम द माइक्रो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रो क्लाइमेट छोटे से एरिया की दृष्टिकोण से पेड़ पौधों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश के लिए। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, यदि अपन देखें डिफॉरेस्टेशन अमेज़न में कहां हो रहा है, तो ये है आर्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। माना जाता है 2000 से लेकर 2015 तक, अभी के लास्ट 15-20 ईयर्स में एक कंटिन्यूस आर्क है जहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ये सबसे ज्यादा डिग्रेडेड एरिया है, इंटेंस डिफॉरेस्टेशन हुआ है इस आर्क के अलोंग। अब क्या किया जा रहा है, एक नई हाईवे बिल्डअप की जा रही है, वो हाईवे है BR 319। अब यदि आप इसकी लोकेशन देखोगे तो इस पॉइंट से ये इंटीरियर में जा रही है, दिस इज 319। ध्यान से यदि अपन देखेंगे तो ये जो आर्क है ये वन ऑफ द मोस्ट डिग्रेडेड है, और अपन एक नई हाईवे ब्राजील गवर्नमेंट बनाने का सोच रही है। होगा क्या, जैसे जैसे इंसान अंदर इन्वेट करते जाता है, तो ये जो सेंट्रल अमेज़न फॉरेस्ट है ये अभी तक ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है, ये डिफॉरेस्टेटेड नहीं है, डिफॉरेस्टेशन इनमें बहुत लिमिटेड है। ये नासा का सैटेलाइट मैप है। अब जैसे जैसे 319 का अंदर में एक्सप्लोरेशन और कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है, हो क्या रहा है, इस एक्सिस के अलोंग बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इनफैक्ट यदि आप देखोगे ब्राजील के अमेज़ोनस एक स्टेट है, दैट इज वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है इसी के अलोंग। तो साइंटिस्ट और जितने भी रिसर्चर्स हैं उनका मानना है यदि ये पूरी की पूरी हाईवे बन जाती है तो एक इंटेंस डिफॉरेस्टेशन ड्राइव होगी, और जो अभी के वर्जिन या अनटच्ड एरियाज हैं उनमें भी फॉरेस्ट कटिंग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये एक मेजर कंसर्न अभी रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ एक फिनोमिना और होता है, जैसे ही मतलब लिंक करें यदि अपन, जैसे ये एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से जब रोड सेंटर से चले गई तो जो फॉरेस्ट का टोटल एरिया जो है वो कम हो गया। अब फॉरेस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दिस इज पार्ट 1 एंड 2। तो इस वजह से एक इंपैक्ट होता है जिसे बोला जाता है एज इंपैक्ट। एज इंपैक्ट क्या होता है कि जैसे ही आप इस पॉइंट को, जो रोड जा रही है उसमें देखोगे, तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर रहता है वो डिफरेंट रहता है। नॉर्मली यहां पर बड़ी स्पीसीज एज ऑफ द कोई भी इकोसिस्टम में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो इस एज इंपैक्ट की वजह से क्या होता है, विंड का जो स्पीड रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहा। सपोज विंड यहां से जा रही है तो यहां विंड स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, स्पीसीज में चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आता है, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इस वजह से माना जाता है जितने ज्यादा आप रोड्स कंस्ट्रक्ट करोगे उतना ज्यादा जो इकोसिस्टम बिहेव करेगा वो डिफरेंटली बिहेव करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगी। सेकेंड इंपैक्ट है माइनिंग का, अगेन डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है और लोकल लेवल पर पोल्यूशन कॉज होता है। थर्ड इंपैक्ट जो अपन बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की। अब जब भी डैम्स को बनाया जाता है होता क्या है, सबसे पहले डैम बनाने के लिए सारे के सारे पेड़ काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन लीड की जाती है।
अब ऑफन वो ट्रीज क्या होती हैं, वहीं पर डंप कर दी जाती हैं, वहीं पर सड़ती हैं। तो अपन ने देखा कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जब सड़ता है तो वो वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर देता है, और उसमें जो कार्बन रिजर्व्स रहा, जो भी ट्री में कार्बन रहा, वो रिलीज होगा जब वो डिकम्पोज होगा, तो CO2 एंड मीथेन एमिशन बढ़ जाता है। दैट इज द आइडिया। अब एक और बात है, जब भी डैम को बनाया जाता है तो डैम को बनाने से क्या होता है, अपन थोड़ा सा वाटर को स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, हमने थोड़ा सा वाटर का फ्लो ले लिया और यहां पर एक डैम बना दिया। दिस इज द आइडिया। तो इसमें यदि जब वाटर की शॉर्टेज होती है डाउनस्ट्रीम में, इस पाथ को बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, जो डैम के नीचे रहेगा, तो इन द ऑफ सीजन जब पानी की कमी होती है तो यहां पर स्पीसीज को वाटर की शॉर्टेज होती है, स्पीसीज को प्रॉब्लम होती है। दैट इज अनदर वे इन विच डैम्स इंपैक्ट द फ्लो। तो अब होता क्या है, जो नेचुरली स्पीसीज रह रही हैं सालों से, उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, बहुत सारी स्पीसीज मर जाती हैं, एंड अगेन आप इकोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ अमेज़न के केस में। एक रिवर है मदेरा रिवर, जिसमें 2 डैम्स बनाए जा रहे हैं। ये वन ऑफ द मेजर रिवर्स थी, और इन 2 डैम के कारण अभी बहुत एक्सट्रीम हद तक ये रिवर का फ्लो जो है कम हो गया है, और इसकी वजह से बहुत इंटेंस जो इकोलॉजिकली हजार्डियस एक्टिविटीज मानी जा रही हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ डैमिंग इन द मेडो रिवर। अब यदि आप बात करें, इसे साइंटिस्ट लोग एक टिपिंग पॉइंट बोल रहे हैं। टिपिंग पॉइंट क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों ने 9 टिपिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। टिपिंग पॉइंट मतलब होता है कोई भी चीज एक लेवल से जब बियॉन्ड एग्जिट कर जाती है, तो उस पॉइंट के बियॉन्ड वो बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाएगा, नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन बट फॉर द इंटायर ग्लोब। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ ट्रिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट ये बोल रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट का यदि अपन डिग्रेडेशन नहीं रोकते हैं, तो ये ना सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट के जो आसपास कंट्रीज हैं उनके लिए, बल्कि पूरे ग्लोब के लिए एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ लाएगा। कैसे लाएगा, अपन ने और देखा है अभी कि जितना भी उसमें कार्बन रिजर्वियर है, 150 बिलियन से ज्यादा रिजर्व है, वो फाइनली रिलीज आउट हो जाएगा। और वो रिलीज आउट होगा तो दैट वुड बी कैटास्ट्रॉफ फॉर द ग्लोबल एटमॉस्फेयर। और आसपास आप समझ ही सकते हो, रेनफॉल कम हो जाएगी, उससे जो रिवर्स निकल रही हैं वो सूख जाएंगी, रिवर्स सूखेंगी तो आसपास के जो कल्चर्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो रीजनल लेवल पर तो ये नुकसान कॉज करेगा ही, बट इट वुड बी अ कैटास्ट्रॉफ एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टिपिंग पॉइंट। तो अमेज़न का ड्रॉट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स। इस वजह से हमें अमेज़न फॉरेस्ट को बहुत एक्सट्रीम हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक कंसेंसस बनाना है। ये पॉइंट COP28 होने वाला है, तो ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या किया जाएगा, कुछ नेशनल मतलब कि फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ब्राजील में हो रहा है, एंड कुछ इंटरनेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है। और इन सब के बियॉन्ड हमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है कंजर्वेशन में। दैट इज द आइडिया। इंटरनेशनल कमिटमेंट कैसे करना है, ब्राजील को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल गुड। यदि ब्राजील ग्लोबल गुड को बचा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, तो इट हैज टू बी प्रोवाइडेड फंड टू मेंटेन दैट। इंटरनेशनली यदि हम उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको डिप्लीट ना करो, काटो मत, तो हमें इंश्योर भी करना है कि सही तरीके से कंजर्वेशन में जो पैसा लग रहा है एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी ओ इट टू देम। ब्राजील गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना है कि एटलीस्ट डैम डिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को प्रॉपरली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें, एंड लोकल कम्युनिटी को हमेशा इन्वॉल्व करना है डेवलपमेंट में, वरना कोई भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।